गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, माई सेल्फ सुधीर सर। तो मेरे बच्चों, आज मैं फर्स्ट क्लास आपकी फॉर सेमेस्टर 1 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पिछली क्लास में मेरे बच्चों, मैंने आपके साथ सिलेबस लिटिल बिट डिस्कस किया था कि जो सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो किस फॉर्मेट में आपके साथ रहेगा। तो होप सो आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आई होगी। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट। मेरे बच्चों, जैसा कि सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आपका जो फर्स्ट पेपर है या जो फर्स्ट पार्ट है आपके पेपर मैथमेटिक्स का, उसमें प्रिलिमिनरीज में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लॉजिक्स। सेकंड जो टॉपिक है वो है सेट थ्योरी। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले लॉजिक्स के बारे में कुछ कुछ बातें डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो मेरे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला है कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो स्पेशली जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो एक्सट्रीम टफ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं, मैं तो स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाता हूं बच्चों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स में टफ बोल दूंगा। स्टैटिस्टिक्स उतना टफ नहीं है जितना मैथमेटिक्स टफ है। मैथमेटिक्स एक्सट्रीम टफ पेपर आता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। जो सिलेबस है, जो कोर्स कंटेंट है, वो बिल्कुल इजी है, ग्रेजुएशन लेवल का है, आपको सब चीज पढ़ी हुई दिखाई देंगी। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि जब आप अब पढ़ेंगे फॉर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो थोड़ा सा आप चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। आप रटने की कोशिश नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है बेटा? तो सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक है लॉजिक्स, ये कहां से स्टार्ट होता है, ये क्यों स्टार्ट होता है, या हम सर इसको क्यों पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई ऐसी क्या नीड है कि हम इस चीज को पढ़ लेते हैं मेरे बच्चों। एक्चुअली मेरे बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर अगर हमें कोई चीज प्रूफ करनी होती है तो उसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, और एक होता है मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन। ठीक? तो तीन मेथड से हम कोई भी चीज प्रूफ कर सकते हैं। तो इनमें से जो दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव, ये दोनों एक कैटेगरी के हैं, और मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडेक्स दूसरी कैटेगरी का है। तो जो पहले दो मेथड हैं, उनका जो बेसिक्स है, जो वो कहते हैं किसी भी चीज को प्रूफ या प्रूफ डिसप्रूफ करने के लिए इन मैथमेटिक्स, वो एक्चुअली में इस थ्योरी से डेवलप हुआ है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल थ्योरी। तो कोई भी साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक स्टेटमेंट अगर हम देते हैं, कोई स्टेटमेंट हम देते हैं या कोई थ्योरम हम प्रूफ करते हैं, तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, जो उसके प्रूफ को एक्सेप्ट करवाता है, वो है मैथमेटिकल लॉजिक्स। ठीक है? तो ये तो मैंने बात बताई कि भाई हम मैथमेटिकल लॉजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शायद कभी मैंने एक बात आपको बोली होगी कि इफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन ए क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, देन दिस मस्ट हैज ए मैक्सिमा एज वेल एज मिनिमा। दिस थ्योरम इज वेरी फेमस थ्योरम गिवन बाय वेस्ट्रास। सो दिस इज वेस्ट्रास थ्योरम। अब क्या है, ये वेस्ट्रास सर ने दी थी, और थ्योरम ये क्यों है? क्योंकि इसमें हमने मैथमेटिकल लॉजिक्स का यूज किया है, और हम यहां पे मैथमेटिकल लॉजिक्स लगा के ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका कोई भी इकोनॉमिकल फंक्शन, चाहे वो यूटिलिटी फंक्शन हो, चाहे वो प्रोडक्शन फंक्शन हो, चाहे वो कॉस्ट फंक्शन हो, अगर उसका डोमेन जहां पर वो डिफाइंड होता है, वो डोमेन क्लोज एंड बाउंडेड है, तो कंफर्म आपको चेक करने की नीड नहीं है, आपका फंक्शन मस्ट हैज एट लीस्ट ग्लोबल मैक्सिमा एज वेल एज ग्लोबल मिनिमा, और लोकल मैक्सिमा एज वेल एज लोकल मिनिमा। तो आप अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और क्लोज एंड बाउंडेड डोमेन पर डिफाइंड है, तो आपको ये प्रूफ करने की नीड नहीं है कि फंक्शन का ऑप्टिमा मिलेगा। बाय सम मैथमेटिकल लॉजिक्स कंफर्म उस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा आपको मिलेगा। तो मेरे बच्चों, जब हम बहुत सारी चीजें प्रूफ करते हैं इन मैथमेटिक्स, तो हमें लॉजिकल थ्योरी का यूज करना होता है। आज वो लॉजिकल थ्योरी, उसके रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने
जा रहा हूं। चलिए, सिंपल है बिल्कुल। तो लॉजिकल थ्योरी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, एंड दिस इज नथिंग बट स्टेटमेंट्स। दिस इज नथिंग बट स्टेटमेंट्स। तो मेरे बच्चों, स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में भी पढ़े जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी, स्पेशली इन्फेरेंस थ्योरी के अंदर स्टेटमेंट पढ़े जाते हैं, जिसको आप सो कॉल्ड हाइपोथेसिस कहते हो। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिक्स में हम इनको स्टेटमेंट कहते हैं और स्टैटिस्टिक्स में हम इनको हाइपोथेसिस कहते हैं। डजंट मैटर, सेंस बिल्कुल सेम है। तो अब अगर कोई बच्चा पूछेगा कि सुधीर सर क्या सेंस है इनकी, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सेम है, मतलब आप स्टेटमेंट का मेरे से मीनिंग पूछना चाहते हैं। मेरे बच्चों देखिए, क्या होता है बेसिकली, हम डेली लाइफ में जो हम कुछ सेंटेंसेस का यूज करते हैं, जैसे माय नेम इज सुधीर कुमार, माय नेम इज अमिताभ बच्चन, ऐसे कुछ हम यूज करते होंगे। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया है, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ स्टेटमेंट हम यूज करते होंगे। अब क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे यूज करते हैं, जिनका आंसर यस और नो में आप दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि पाकिस्तान इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप बोलेंगे सुधीर सर नो। चलिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप बोलेंगे यस। लेकिन अगर मैं आपसे यह कह दूं कि माय नेम इज सुधीर कुमार, तो अगर आपको मेरे बारे में जानकारी है तो आप बोलेंगे यस सर, और अगर आपको मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मेरा नाम क्या है, तो आप ना तो यस बोल सकते और ना तो नो बोल सकते। आप बोलेंगे एजी। एजी मतलब सर पता नहीं है आपका नाम सुधीर कुमार है या नहीं है। तो जब आपको पता नहीं है, आप मेरे सेंटेंस के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, तो वो सिंपली सेंटेंस होता है। और अगर आपको सब कुछ पता है और आप बोल सकते हैं यस और नो, आइदर ट्रू और फॉल्स, देन दिस स्टेटमेंट या दिस सेंटेंस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट इज नथिंग बट ए सेंटेंस which is either positive or negative, which is either true or false, which is either acceptable or rejectable। तो 3-4 टर्म मैंने आपके सामने इस्तेमाल करी, ये सारी इक्वलेंट टर्म्स हैं मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेटमेंट उस सेंटेंस को कहते हैं जो या तो ट्रू होता है और या तो फॉल्स होता है, प्रोवाइडेड दैट, हम ये मानते हुए चलते हैं कि जो बात आपसे कही जा रही है वो उसके बारे में आपको नॉलेज है। समझ गए? बिल्कुल सिंपल है। आप एक चीज को गौर से देखेंगे, जब आप कभी न्यूज देखते होंगे तो जो न्यूज एंकर होती है और प्राइम मिनिस्टर कोई बात कहते हैं, तो कभी भी न्यूज एंकर ये नहीं कहती कि प्राइम मिनिस्टर ने ये सेंटेंस बोला, नहीं, वो कहती है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया। और अगर कोई नॉर्मल इंसान कोई बात बोलता है, वो सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, और प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बात बोलते हैं तो वो स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को सब जानते हैं। तो सब जानते हैं तो सब उनसे वेल डिफाइंड है। अब जब सब उनसे वेल डिफाइंड है तो उनके सेंटेंस को हम स्टेटमेंट एज ए स्टेटमेंट ट्रीट करते हैं। तो कोई भी सेंटेंस आप बोले विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट, दैट्स इट, है ना। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं एनी सेंटेंस which is either true or false। ठीक है बेटा, तो कोई भी सेंटेंस आप अगर बोलते हैं which is either true or false, this is called statement। चलिए, जैसे मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सर नो। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यस। मेरे बचपन का नाम प्रेमपाल था, एजी सर आइडिया नहीं है। एजी मतलब नहीं सर पता। अभी मैं पिछली क्लास अगर आपने मेरी ली होगी या अभी आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो मैं ऑलरेडी आके बोल चुका हूं, बच्चों माय नेम इज सुधीर कुमार, तो आपको पता लग गया मेरा नाम। अब मैं बोल रहा हूं माय नेम इज अमिताभ बच्चन, तो आप क्या बोलोगे? सुधीर सर नहीं, आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो आप मेरे बारे में जानते हैं तब आप यस और नो का डिसीजन ले पा रहे हैं। मींस कुछ ऐसा मैं कहना चाहता हूं कि जिस सब्जेक्ट के, जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात चल रही है, आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी
चाहिए, तभी आप यस और नो की कैटेगरी में आ सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि बेटा √2 इज एन इरेशनल नंबर, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे हाँ सर हमने पढ़ा है √2 इज इरेशनल नंबर, या आप कहेंगे नहीं नहीं सर √2 इज रेशनल नंबर हमने पढ़ा है। अगर मान लीजिए कोई नॉर्मली अनपढ़ इंसान, कोई रिक्शा वाला जा रहा है और मैं उसको रोक के पूछ लूं हाँ जी √2 इज इरेशनल नंबर, तो क्या वो आपके जैसे बिहेव करेगा? नहीं बिहेव करेगा। जबकि सेंटेंस मैंने दोनों के सामने बिल्कुल सेम बोला है, तो सेंटेंस क्या है वो मैटर नहीं करता, सेंटेंस किसके सामने बोला जा रहा है ये भी मैटर करता है। तो हम बेसिकली बच्चों मान के चलते हैं कि जिसके सामने वो सेंटेंस बोला जा रहा है उस सेंटेंस को वो वेल डिफाइंड करता है, और वेल डिफाइंड करेगा मतलब उसको पता होगा, देन ही और शी विल टेक द डिसीजन आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, और सर पता नहीं, तो पता नहीं वो सिंपली सेंटेंस रह जाएगा, और यस और नो बोल दिया तो वो स्टेटमेंट बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल। अब ये जो स्टेटमेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बोले जा सकते हैं, वो मैथमेटिकल टर्म्स में बोले जा सकते हैं, वो इक्वेशंस में बोले जाते हैं, देयर आर सो मेनी वेज। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट समझिए। स्टेटमेंट सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बोले जाते, स्टेटमेंट किसी मैथमेटिकल फॉर्म्स में भी लिखे जा सकते हैं। तो एनी सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। वेरी सिंपल मेरे बच्चों। चलिए आगे अगर हम देखें तो मेरे बच्चों हमें जब हम लॉजिकल थ्योरी का यूज करते हैं या लॉजिकल थ्योरी हम डेवलप करते हैं, दुनिया का कोई भी थ्योरी हम डेवलप करते हैं तो कुछ कनेक्शंस हमें यूज करने पड़ते हैं, कुछ ऑपरेशंस हमें यूज करने पड़ते हैं या बनाने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने सेट थ्योरी बनाया तो आपने 3 ऑपरेशंस डेवलप किए, इंटरसेक्शन, यूनियन और सबट्रैक्शन। इसके अलावा सेट थ्योरी में कोई भी ऑपरेशन आप यूज नहीं करते। जब आपने रियल नंबर सिस्टम, रियल थ्योरी डेवलप की तब आपने 4 अलजेब्रिक ऑपरेशंस यूज किए, डिफाइन किए, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ऐसे ही मेरे बच्चों जब हमने मैथमेटिकल लॉजिक्स डेवलप किए तो कुछ ऑपरेशंस हम लोगों ने स्टेटमेंट्स के ऊपर डिफाइन किए। अब जैसे रियल नंबर में हम नंबर्स पे काम करते हैं, सेट थ्योरी में हम सेट पे काम करते हैं, लॉजिकल थ्योरी में हम स्टेटमेंट्स पे काम करते हैं। तो स्टेटमेंट्स के बीच में जो रिलेशन हो सकते हैं वो हमने वेल डिफाइंड किए, जो मेरे 5 हैं आपके सामने। हिंट दे दिया मैंने आपको कि कैसे थ्योरी आपको समझनी है मेरे से, है ना। तो जैसे सेट थ्योरी में आप कुछ काम करते हैं, यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं और सबट्रैक्शन करते हैं, बाकी आप कुछ नहीं करते। कभी आपने 2 सेट का पावर नहीं किया होगा, डिफाइंड ही नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सुधीर सर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट वो वेल डिफाइंड होता है, सेट थ्योरी में नहीं करते। वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कहते हैं कि हम कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एज्यूम कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर हम ले रहे हैं, कोई ऑपरेशंस नहीं कर रहे होते आप। ऑपरेशन सेट थ्योरी में सिर्फ 3 ही होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सबट्रैक्शन। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, ठीक है। तो जो लॉजिकल कनेक्शंस हैं वो मेरे बच्चों 5 हैं। नंबर 1, किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन क्या हो सकता है, किसी भी स्टेटमेंट का कंजंक्शन क्या होता है, किसी भी 2 स्टेटमेंट का डिसजंक्शन क्या होता है, किसी भी 2 स्टेटमेंट का इंप्लीकेशन क्या होता है, और किसी भी 2 स्टेटमेंट का बाई कंडीशनल क्या होता है। ये जो भी काम चलेंगे यहां से लेके यहां तक, इनके लिए आपको 2 स्टेटमेंट चाहिए और इसके लिए आपको 1 स्टेटमेंट चाहिए। तो नेगेशन 1 स्टेटमेंट पर वर्क करेगा, बाकी के जो 4 बच गए वो किसी भी 2 स्टेटमेंट्स पर वर्क करेंगे। तो जैसे मेरे बच्चों आपने सेट थ्योरी को समझा, रियल नंबर को समझा, उनके लिए आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, सबट्रैक्शन, इन सब का डेफिनेशन आपको पता था, चीजें आपको समझ में आती थी। ऐसे ही लॉजिकल कनेक्शंस को समझने के लिए आपको इन 5 को वेल डिफाइंड करना पड़ेगा। तो आज की जो मेरी क्लास है बिल्कुल बेसिक क्लास है, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, क्योंकि जब तक बेसिक आपके दिमाग में नहीं जाएगा आप डी स्कूल में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप ग्रेजुएशन में अच्छे से सर्वाइव करके आए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिलेक्टेड हुए हैं,
बेहतरीन, मतलब आपने बहुत अच्छा, आप प्राउड कर सकते हो अपने ऊपर। लेकिन मेरे बच्चों, प्राउड में और घमंड में फर्क होता है। तो यहां प्राउड कर सकते हो आप, घमंड ना करना कि सुधीर सर हम संभाल लेंगे। ठीक है, आप संभाल लेंगे, मुझे आई नो, लेकिन थोड़ा सा आप समझते हुए चलिएगा। एग्जाम का जो पैटर्न आता है यहां पे बहुत टफ आता है बच्चों। डरा नहीं रहा हूं बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने बोला था कि आपका सीनियर हूं मैं, कोई नॉर्मल टीचर नहीं हूं कि उठ के आ गया और चलो भाई चलो मैं पढ़ा देता हूं। थोड़ा सा कम ही लोग ऐसे हैं जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एलुमनी हैं, बहुत कम लोग हैं, स्पेशली इकोनॉमिक्स में। नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, क्योंकि मेरा काम नहीं है वो। चलिए जी, तो मेरे बच्चों, वन बाय वन हम कुछ काम करते हैं। जो हमें करना है, सबसे पहले है निगेशन। तो जैसे मान लीजिए, मैंने कहा था कि अगर आपको निगेशन डिफाइन करना है तो आपके पास एक स्टेटमेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए, मैंने मान लिया कि भैया लेट पी बी एनी या ए स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, अब ये स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब आप बोलेंगे सर मुंबई कैसे कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया? हाँ बेटा, तो फॉल्स स्टेटमेंट है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप समझिए ना। मैं तो ये तो बोला नहीं कि भाई मेरे बचपन का नाम प्रेमपाल था, जिसको आप समझ ना सको, तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया आप समझ रहे हो ना, आप बोल दीजिए सर दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, इससे क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यस सर दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो पी एक स्टेटमेंट है, ये ट्रू है या फॉल्स, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब वो ये कहता है कि दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो आप उसका नेगेशन डिफाइन कर सकते हो। और नेगेशन कैसे डिफाइन होगा? ऐसे डिनोट होगा, करली पी, नेगेशन का सिंबल है ये, एंड दिस इज इक्वलेंट टू नॉट पी। ठीक है, नॉट पी मतलब अगर कोई पी स्टेटमेंट कहता है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और आपको उसका नेगेशन करना है, तो आप क्या कहेंगे? दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। और आप और तरीके से भी लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट ट्रू दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अभी के लिए, बाद में इसको हम ठीक कर देंगे। तो अभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है, उसके नेगेशन का मतलब है कि आप उसको नोट कर दीजिए, नोट पी कर दीजिए। तो अगर कोई कह दे कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और आप इसको इसका नेगेशन करना है, तो आप क्या लिखेंगे? मुंबई इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। लिखने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज नॉट ट्रू दैट मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपका मन है, वो लिखने का तरीका है, नेगेशन आपको करना होगा। अब इसमें एक खास बात है मेरे बच्चों। क्या खास बात है? अगर आपका स्टेटमेंट सपोज ट्रू है तो कंफर्म आपका जो नेगेशन स्टेटमेंट होगा वो कंफर्म फॉल्स होगा। ठीक, अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो कंफर्म आपका नेगेशन स्टेटमेंट ट्रू होगा। एंड दिस टेबल इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल है। इसको हम टोटोलॉजिकल टेबल भी बोलते हैं, ट्रूथ टेबल भी बोलते हैं। इसका सिंपली मतलब है कि अगर आपका कोई ऑपरेशन है और उसके साथ कोई आप मल्टीपल ऑपरेशंस लगाते हैं या कोई यूनिक ऑपरेशंस लगाते हैं, तो उस स्टेटमेंट का जो बिहेवियर होता है वो किस तरीके से चेंज होता है। तो अभी मैं यहां पे मल्टीपल ऑपरेशंस तो लगा नहीं रहा हूं, ना लगा सकता। मैंने सिर्फ अभी आपके सामने नेगेशन की बात की है। तो वो कहता है कि नेगेशन अगर आप ऐसे डिफाइन करते हो तो ट्रूथ टेबल यानी कि वैल्यूज जो है स्टेटमेंट की, जो ट्रूथनेस है, जो फॉल्सनेस है, वो कैसे चेंज होगी। तो वो कह रहा है कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर पी स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन पी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। अगर पी स्टेटमेंट फॉल्स है तो नेगेशन पी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। समझ गए बेटा? तो अगर कोई कह दे कि मेरा एक पी स्टेटमेंट है 2 + 2 इज लेस देन 3, सपोज 2 + 2 इज लेस देन 3, तो ऑब्वियसली बात है आप मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, तो 2 + 2 इज लेस देन 3 आप बोलेंगे सुधीर सर ये तो स्टेटमेंट गलत है। हाँ, तो P इज फॉल्स। अब मैं कह दूं इसका नेगेशन करिए, तो आप क्या कहेंगे? 2 + 2 इज नॉट लेस देन 3, और ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब जो नेगेशन P यहां पर होगा मेरे बच्चों, वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा,
वाइस वर्सा, बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नेगेशन में नहीं है। चलिए खैर आगे चलते हैं मेरे बच्चों। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो है कंजंक्शन। मेरे बच्चों कंजंक्शन को हम एंड बिहेवियर भी कहते हैं, हम कंजंक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, शायद आपने नोटेशन में देख लिया होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो कंजंक्शन आप यूज करते हैं या कंजंक्शन थ्योरी, कंजंक्शन ऑपरेटर अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए कम से कम 2 स्टेटमेंट होने चाहिए। एग्जैक्टली 2 तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो अभी आगे हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए कम से कम आपका 2 स्टेटमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मान लीजिए, मैंने मान लिया लेट P एंड Q बी 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है बेटा, अब ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं या क्या हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों स्टेटमेंट हैं तो ऑब्वियसली बात है या तो ये ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे। लेकिन दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे या एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए, तो वो ये कहता है कि कंजंक्शन को हम जो डिनोट करते हैं या तो वो एंड लिख के डिनोट करते हैं या तो ये वाला एंड सिंबल यूज करते हैं और या तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। जनरली हम ये सिंबल यूज करते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को अटैच करने के लिए। लेकिन अटैच हम किससे कर रहे हैं? कंजंक्शन से। जैसे आप 2 सेट्स का यूनियन करते हैं, 2 सेट्स का इंटरसेक्शन करते हैं, तो फिर आप डिफाइन करते हैं ना कि इन यूनियन और इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है। ऐसा ही हम यहां पे कंजंक्शन का मीनिंग डिफाइन करते हैं। तो अगर 2 स्टेटमेंट है आपके पास P एंड Q, तो कंजंक्शन कैसे डिफाइन होगा? P एंड Q ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं P एंड Q, P एंड Q। ठीक है बेटा, अब ये जो 2 स्टेटमेंट को मिला के आपने एक स्टेटमेंट बनाया, एक्चुअली में आपने क्या किया है? 2 स्टेटमेंट को मिला के एक स्टेटमेंट आपने बनाया है। जैसे आप 2 सेट्स का यूनियन करते थे ए और बी का, तो आप कैसे करते थे? ए यूनियन बी डिफाइन करते थे। अच्छा, ए यूनियन बी डिफाइन करने के बाद बनता क्या था? एक सेट ही बनता था ना। तो यहां पर भी P एंड Q करने के बाद मेरे बच्चों एक स्टेटमेंट ही बनेगा। तो जैसे वहां एक सेट बनता था, ऐसे यहां पर वो एक स्टेटमेंट ही बनेगा। और कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा P स्टेटमेंट एंड Q, ऐसे लिख सकते हो, P एंड Q। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट ले लूं P, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा स्टेट ले लूं मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया। समझ गए? और मैं आपसे कहूं कि इसका कंजंक्शन कर दीजिए, तो P एंड Q, तो क्या लिखोगे? दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये स्टेटमेंट ट्रू बनेगा फॉल्स बनेगा ये बाद की बात है, लेकिन 2 स्टेटमेंट का कंजंक्शन कैसे होता है वो समझा रहा हूं, और उसका मीनिंग क्या बनेगा, उसकी नोटेशन क्या बनेगी, वो आपको मैं बता रहा हूं। बनने के बाद जो भी बनेगा वो एक स्टेटमेंट बनेगा और उसके बीच में एंड लिखा होगा। अब इसका जो मैथमेटिकल ट्रूथ टेबल है, जो टोटोलॉजिकल टेबल है, जो ट्रूथ टेबल है, वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगी। जितने भी कनेक्शंस मैंने आपको समझाए उनकी डेफिनेशन का मतलब होता है कि मैं उनकी जो ट्रूथ टेबल है वो आपके सामने डिफाइंड कर रहा हूं। ट्रूथ टेबल के बारे में कंफर्म आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे बच्चों, अब यहां पे ट्रूथ टेबल कैसे काम करेगी थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं 2 स्टेटमेंट आपके सामने लेता हूं। एक स्टेटमेंट मैंने लिया P और एक स्टेटमेंट लिया मैंने Q। ठीक है बेटा, और यहां पे एक स्टेटमेंट बनाया मैंने P एंड Q। तो बेसिकली क्या बन रहा है? ये P कंजंक्शन Q। अब जितनी भी पॉसिबिलिटीज ट्रू और फॉल्स को लेकर
बिटवीन पी एंड क्यू हो सकती है, वो सारी मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्या है, अगर मेरे बच्चों ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो पी एंड क्यू कंफर्म ट्रू बनेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैथमेटिशियन ने डिफाइन किया है विद रिस्पेक्ट टू कंजंक्शन। हो सकता है जो अगले मेरे जो है इफेक्ट्स हैं या ऑपरेशंस हैं, उनका डेफिनेशन कुछ और हो, डजंट मैटर। अब डेफिनेशन तो मैंने बनाया नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको चीजों को पढ़ा रहा हूं। तो अब अगर मैं यहीं पे सेकंड लेके चलूं, कैसे लेके चलूंगा, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, तो मेरे बच्चों ये बनेगा फॉल्स। समझ गए? नाउ अब अगर मैं लेके चलूं दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, तो भी ये फॉल्स बनेगा। और अगर लेके चलूं दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, तो भी ये फॉल्स बनेगा। इसका मतलब दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन तभी ट्रू होता है अगर इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो अगर दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है, चाहे P फॉल्स हो चाहे Q फॉल्स हो, तो जो कंजंक्शन स्टेटमेंट है वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। तो कंजंक्शन स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ P एंड Q मस्ट बी ट्रू। ऑब्वियसली बात है, आप कोई भी स्टेटमेंट अगर बनाओगे तो मैथमेटिकल लॉजिक्स के अंदर आपको सिर्फ यह देखना है कि वो कब ट्रू है और वो कब फॉल्स है, नथिंग एल्स। और कुछ आपको देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना होता। जैसे सेट्स में आप ये देखते हो ना, यूनियन में कौन से एलिमेंट आएंगे, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, सबट्रैक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, ऐसे ही यहां सिर्फ आपको ट्रूथ टेबल देखनी होती है कि कंजंक्शन कब ट्रू होता है, डिसजंक्शन कब ट्रू होता है, नेगेशन कब ट्रू होता है, या जो बाकी अदर स्टेटमेंट बन गए वो कब ट्रू होते हैं। तो ट्रूथ टेबल पर ही आपको काम करना होता है मेरे बच्चों। तो कंजंक्शन का क्या मतलब हुआ कि कंजंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एंड बीच में आता है, और उसका जो ट्रूथ टेबल है वो इस तरीके से एप्लीकेबल होता है। तो कंजंक्शन तभी ट्रू होता है जब P एंड Q दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, अदरवाइज कंजंक्शन स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। चलिए मेरे बच्चों आगे चलते हैं, और अगला जो मेरा टॉपिक है वो है डिसजंक्शन। कोई बात नहीं, तो अगेन वही, मान लीजिए आपके पास P एंड Q बी टू स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q, कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है कि इसका जो डिसजंक्शन होगा उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं या फिर और लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखने का तरीका हमारा हो सकता है, तो V टाइप सिंबल का हम यूज करते हैं या फिर हम और लिखते हैं। तो कैसे हम स्टेटमेंट बनाते हैं डिसजंक्शन में, P और Q इक्वलेंटली कैसे लिखते हैं, P और Q डजंट मैटर। तो जैसे मान लीजिए P आपका स्टेटमेंट है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया है, और Q आपका स्टेटमेंट है मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो जो डिसजंक्शन बनेगा P और Q क्या बनेगा, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया और मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, डजंट मैटर। तो एक स्टेटमेंट आपने दे दिया। अब फिर से वही बात है, ये स्टेटमेंट की जो वैल्यू है तभी निकल के आएगी जब आप इसका ट्रूथ टेबल हमें समझाओगे। तो अब बारी आती है कि जो आपने डिसजंक्शन सिंबल से एक नया स्टेटमेंट बनाया P और Q, उसका ट्रूथ टेबल क्या है मेरे बच्चों। वेरी सिंपल बिल्कुल। तो चलिए जी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वही सब सेम बातें मेरे बच्चों। मान लीजिए मेरे पास दो स्टेटमेंट है, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज P और Q, ठीक है जी। तो हाउ वी डिफाइन द ट्रूथ टेबल, वेरी सिंपल। अगर ये ट्रू है तो कंफर्म ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है
तो भी ये ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो भी ये ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, तब ये फॉल्स होगा। बी केयरफुल, तब ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो डिसजंक्शन, जो स्टेटमेंट आपने बनाया P और Q को लेकर, इसमें क्या है, P और Q, इसका मतलब यह है कि P और Q ट्रू हो जाएगा जब या तो P ट्रू हो और या तो Q ट्रू हो। जो एंड वाला था उसमें क्या था, P भी ट्रू होना चाहिए एंड Q भी ट्रू होना चाहिए, तभी P एंड Q जो कंजंक्शन था वो ट्रू माना जाता था। यहां पे क्या है, डिसजंक्शन, P और Q। तो P और Q तब भी ट्रू हो जाता है जब इन दोनों में से कोई अगर एक भी ट्रू है तो। सो आइदर P इज ट्रू और Q इज ट्रू, देन P और Q इज ट्रू। इसका मतलब P और Q सिर्फ तभी फॉल्स हो सकता है जब दोनों फॉल्स हो, और वो यहां से मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। बिल्कुल ये थ्योरी बच्चों ऐसे काम करती है जैसे सेट थ्योरी। आप इंटरसेक्शन में नहीं करते, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएगा जो ए में हो एंड बी में हो, यूनियन में वो एलिमेंट आएगा जो या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो। आप बात समझिए। तो बिल्कुल पैरेलली मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सेट थ्योरी आपने बहुत बार पढ़ी है तो वो उससे आप फैमिलियर है थोड़ा, इससे थोड़ा आप कम फैमिलियर हैं। तो हमारा एम है कि इससे आपको फैमिलियर कराया जाए। तो मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल है। तो जो डिसजंक्शन, जो लॉजिकल कनेक्शन है हमारा, दिस इज ऑलवेज ट्रू एक्सेप्ट बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो अगर P और Q दोनों ही फॉल्स हैं तो P और Q फॉल्स बनेगा, अदरवाइज दिस इज ऑलवेज ट्रू। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल वेरी इजी। तो मान लीजिए मैं कह दूं कि भाई दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक, पाकिस्तान इज कैपिटल ऑफ ढाका, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो पाकिस्तान कौन है, ढाका कौन है, ये सब पता है आपको। अब ये तो मत कहना कि सर हम तो जानते ही नहीं ढाका क्या है। तो बेटा फिर तो पढ़ाने लिखाने का कोई लॉजिक ही नहीं रहा। इसलिए मैंने पहले ही समझाया था आपको कि मैथमेटिकल लॉजिक्स जो थ्योरी है उसमें हम मान के चलते हैं कि जो बातें आपसे कही जा रही हैं, जो आपको बताई जा रही हैं, आप उनको समझते हो। तो हम जो आपको कह रहे हैं वो स्टेटमेंट है, ऑर्डिनरी सेंटेंस नहीं है, दे आर स्टेटमेंट, आपको उनकी समझ है। तो आप एक मिनट में कहेंगे सर दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया की वैल्यू तो ट्रू है और पाकिस्तान इज द कैपिटल ऑफ ढाका सर ये फॉल्स है। हाँ तो ठीक है, तो अब आप एक काम करो, इन दोनों स्टेटमेंट का डिसजंक्शन कर दीजिए। तो कैसे बनेगा स्टेटमेंट, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया और पाकिस्तान इज द कैपिटल ऑफ ढाका। तो कुल मिला के जो स्टेटमेंट की वैल्यू बनी वो बनेगी ट्रू, क्योंकि P ट्रू है और Q फॉल्स है। और अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो और स्टेटमेंट क्या बनता है, ट्रू, क्योंकि P और Q में कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों ही फॉल्स होते तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू कंफर्म फॉल्स बनती मेरे बच्चों। तो अब तक मैंने आपको 3 ऑपरेशंस समझाए, पढ़ाए अपने मैथमेटिकल लॉजिक्स के अंदर। अब मेरे बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल और इंप्लीकेशन। ये सबसे ज्यादा मेन है, मतलब मान के चलो मैथमेटिकल लॉजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर ये बैकबोन है। मैंने क्लास की बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि दुनिया में कोई भी चीज अगर हम प्रूफ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, हमारे पास 3 थ्योरीज हैं उसको प्रूफ करने के लिए। उसमें से 2 यहां से बनाई गई है और एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अलग कोई थ्योरी को फॉलो करता है। लेकिन 2 थ्योरी यहां से बनाई गई है जो कि कंडीशनल और इंप्लीकेशंस रूल है। अब ये होता क्या है वो समझाता हूं। सबसे पहले तो फिर से वही बात कि ये जो भी होता होगा इसके लिए आपको 2 स्टेटमेंट चाहिए। अब वो 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं फॉल्स हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मेरे लिए वो 2 स्टेटमेंट हैं जिन पे मुझे कंडीशनल और इंप्लीकेशन जो लॉजिक है वो ऑपरेट करना है। तो क्या हुआ, फिर से वही, लेट P एंड Q
बी टू स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, पी और क्यू मेरे पास दो स्टेटमेंट है। अब मैंने कंडीशनल और इंप्लीकेशन ऑपरेशन डिफाइन किया, दैट इज डिनोटेड एज एरो सिंबल लाइक दिस। समझ गए? ये ब्रैकेट नहीं लगाने हैं आपको, ये सिर्फ यूज करना है। दिस इज ब्रैकेट सिंबल। कुछ लोग ऐसे भी यूज करते हैं मेरे बच्चों, वो तो मैटर ऑफ राइटिंग हो सकता है। ठीक है, तो हम एक नया स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, दैट इज पी कंडीशनल क्यू, दैट इज रीड एज पी कंडीशनल क्यू और पी इंप्लाइज क्यू और पी देन क्यू। तो आप इसको कैसे लिखते हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप इसको? इफ पी स्टेटमेंट इज ट्रू देन क्यू स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। समझ गए बेटा? तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेरी सिंपल। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा ये चीज, या मैं जब क्लासेस पढ़ाता हूं और आप अगर स्टार्टिंग से मेरी क्लास देख रहे होंगे, तो मैं ज्यादातर चीजें यूज करके आपको पहले ही डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि हम सीनियर टीचर हैं बच्चों, हमें पता होता है कि आगे चल के आपको क्या चीज हमें समझानी है, तो हम पहले ही उसका फ्रेमवर्क बना के रखते हैं। एक बार मैंने आपको एक बात बताई थी कि इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। तो वो जो स्टेटमेंट था वो एक्चुअली में ये था, इफ पी क्या है? इफ पी क्या है? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देन क्यू इज क्या? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये चीज मैंने आपको समझाई थी। तो ये कहां से आता है? ये मैथमेटिकल कनेक्शन से आता है, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल कनेक्शन और इंप्लीकेशन कनेक्शन बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। तो एक पी स्टेटमेंट आपने बनाया, एक क्यू स्टेटमेंट आपने बनाया, और उनको एक कंडीशनल कनेक्शन से आपने अटैच कर दिया, या इंप्लीकेशंस मैथमेटिकल लॉजिक से कनेक्शन से आपने कनेक्ट कर दिया। तो एक नया स्टेटमेंट बना, P इंप्लाइज Q। अब ये है क्या मेरे बच्चों? ये भी तो एक स्टेटमेंट ही है ना आपके सामने। तो मैंने क्या बोला था? आपको सिंपली ये समझाना है कि ये जो स्टेटमेंट बना है उसका ट्रूथ टेबल क्या है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐसा मैथमेटिशियंस हमसे पूछते हैं, या मैथमेटिशियन हमें डिफाइन करके देते हैं। तो फिर से मेरे बच्चों वही सवाल आता है कि इसका ट्रूथ टेबल क्या बनेगा? सिंपल, बिल्कुल जैसे बाकियों के बनाए हैं, बिल्कुल सेम बनेगा। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज P इंप्लाइज Q। ठीक है बेटा? तो इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ इफ this statement is false, this statement is true, now this statement is true. If this is false, this is false, now this is true. If this is true and this is false, then this is false. Be careful. ठीक है? अब ये जो बातें मैंने आपके सामने लिखी, इनको थोड़ा सा आप डीपली समझिए। अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिलहाल इसको याद रखिए कि जो P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट बनाया गया है उसका ट्रूथ टेबल क्या है। तो वो कहता है कि अगर P स्टेटमेंट ट्रू है और Q स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो ये जो आपने स्टेटमेंट बनाया इसकी वैल्यू कंफर्म ट्रू मिलेगी आपको। जैसे सपोज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, तो आप क्या बोलोगे? सुधीर सर वो जो आपने बात कही थी, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, वो बात बिल्कुल ट्रू है। तो बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है मेरे बच्चों, यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आप समझिए। अगर P स्टेटमेंट फॉल्स है और Q स्टेटमेंट चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो, जो टोटल स्टेटमेंट होता है यानी कि P इंप्लाइज Q,
उसकी वैल्यू हमेशा आपको ट्रू मिलती है। ये स्टेटमेंट ये कहता है ए ट्रू स्टेटमेंट कैन नॉट इंप्लाई द फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब P की वैल्यू ट्रू और Q की वैल्यू फॉल्स नहीं होनी चाहिए बस। अगर P की वैल्यू ट्रू और Q की वैल्यू फॉल्स है तो स्टेटमेंट फॉल्स बनेगा, लाइक दिस। अदरवाइज P ट्रू हो, Q ट्रू हो, ट्रू। P अगर फॉल्स है, अगर एंटीसीडेंट पार्ट फॉल्स है, तो कंक्लूजन पार्ट चाहे कुछ भी हो, स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्चुअली इसको हम, जो P आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, इसको हम एंटीसीडेंट पार्ट कहते हैं, एंटीसीडेंट स्टेटमेंट कहते हैं। और जो Q है, इसको हम कॉन्सिक्वेंट पार्ट या कंक्लूजन स्टेटमेंट या कंक्लूजन पार्ट कहते हैं। तो वो ये कहता है कि P इंप्लाइज Q में अगर आपका एंटीसीडेंट पार्ट ट्रू है, कंक्लूजन पार्ट ट्रू है, लाइक पहले वाला, तो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू बनेगा। अगर आपका एंटीसीडेंट पार्ट फॉल्स है, तो चाहे आपका कंक्लूजन पार्ट ट्रू हो या फॉल्स हो, डजंट मैटर, आपका स्टेटमेंट ट्रू ही बनेगा। हां, अगर आपका एंटीसीडेंट पार्ट ट्रू है और कंक्लूजन पार्ट फॉल्स है, तब आपका स्टेटमेंट फॉल्स बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं आपसे एक बात कह दूं कि बच्चों, मेरे पास एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, मतलब P पार्ट इज ट्रू एंड वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मींस Q पार्ट इज फॉल्स। तो आप मुझे बोलेंगे ना कि सुधीर सर ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि कल तो आप पढ़ा रहे थे इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, और आज आप कह रहे हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है, तो P तो ट्रू है, बट जो Q है वो ट्रू नहीं है। सर ये तो गलत बात है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट आपने सुधीर सर दिया था P इंप्लाइज Q, वो गलत है। और अगर मैं ये कह दूं कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो P पार्ट इज फॉल्स, तो मेरे बच्चों, मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता, बट मेरा जो स्टेटमेंट है वो ट्रिवली ट्रू माना जाएगा इन दो बातों को बना के। समझ गए? तो जो कंडीशनल और इंप्लीकेशन स्टेटमेंट हमने बनाए लाइक दिस, उसमें क्या था कि कोई भी ट्रू स्टेटमेंट इंप्लाई नहीं कर सकता ओवर ए फॉल्स स्टेटमेंट। मींस इफ P पार्ट इज ट्रू, Q पार्ट इज फॉल्स, देन इंप्लीकेशन इज फॉल्स। अदरवाइज जितने भी केस हैं उन सब में जो वैल्यू बनेगी वो कंफर्म ट्रू बनेगी। जितने भी केस हैं, ये वाले तीन, इन सब में वैल्यू क्या बनेगी? कंफर्म ट्रू वैल्यू बनेगी। सो दिस इज योर कंडीशनल और इंप्लीकेशन सिनेरियो। तो दो स्टेटमेंट चाहिए होते हैं, दोनों ट्रू हैं, फॉल्स है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे जो मतलब है वो अपनी इन बातों से है कि भाई जो आप ये चीजें मुझे बना के दे रहे हो, इनका जो ट्रूथ टेबल है वो कैसे वर्क करेगा। तो आपने कह दिया कि सुधीर सर हमने एक स्टेटमेंट बनाया P इंप्लाइज Q, और देखिए वो ऐसे काम करता है कि कभी भी अगर P ट्रू हुआ और स्टेटमेंट ट्रू है तो Q को कंफर्म ट्रू होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर P ट्रू हुआ और Q फॉल्स हुआ तो सुधीर सर आपका जो इंप्लीकेशन है वो वैलिड नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू कंफर्म फॉल्स बन जाएगी, जिसका मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपको दिया। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे बच्चों, फोर्थ ऑपरेशन हमने डिस्कस किया। नाउ वी डिस्कस बाई कंडीशनल। बिल्कुल सिंपल है। एक्चुअली में क्या है, हमने जो कंडीशनल, जो इंप्लीकेशन, जो कंडीशनल लॉजिकल सिनेरियो डिफाइन किया था फोर्थ पॉइंट में, उसने उसको डबल कर दिया। डबल मतलब रिवर्स भी कर दिया। तो वो ये कहता है कि लेट P एंड Q बी टू स्टेटमेंट्स। ठीक है बेटा, P एंड Q दो स्टेटमेंट्स हैं और आपने P इंप्लाइज Q एक नया स्टेटमेंट बनाया एंड
Q इंप्लाइज P। आपने एक नया स्टेटमेंट बनाया और बीच में आपने लिखा है एंड। एंड मतलब कंजंक्शन आपने लिखा है। तो ये भी एक स्टेटमेंट है मेरे बच्चों, आपको अभी इसको हमने वेल डिफाइंड किया। अच्छा, ये भी एक स्टेटमेंट है मेरे बच्चों, अभी हमने वेल डिफाइंड किया। वो कहता है कि अगर इन दोनों को एक एक स्टेट मानते हुए मैं बीच में कंजंक्शन लगा दूं, एंड लगा दूं, तो एक नया स्टेटमेंट बनेगा विच इज कॉल्ड बाई कंडीशनल। एंड बाई कंडीशनल कैसे डिफाइन होगा? P डबल इंप्लाइज Q। दिस इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ। जो पिछले वाला है वो था ओनली इफ, ये है इफ एंड ओनली इफ। टू वे इंप्लीकेशन भी इसको बोलते हैं, P डबल इंप्लाइज Q। और ये बनता कैसे है मेरे बच्चों? दिस इज इक्वलेंटली P इंप्लाइज Q कंजंक्शन Q इंप्लाइज P। डजंट मैटर। तो ऐसा हो सकता है कि P स्टेटमेंट इंप्लाई कर दे Q स्टेटमेंट को और Q स्टेट इंप्लाई कर दे P स्टेटमेंट को। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि दो स्टेटमेंट में ऐसा हमेशा ही वैलिड होगा, नहीं, कुछ स्टेटमेंट में ऐसा हो भी सकता है कि P इंप्लाइज Q कर दे और Q इंप्लाइज P भी हो जाए, तो हम बोलेंगे कि P एंड Q बाई कंडीशनल है या टू वे इंप्लीकेशन है या डबल इंप्लीकेशन है। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। अब फिर से बारी वही आती है कि सुधीर सर इसका जो ट्रूथ टेबल है वो कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेन होता है वो मेरे बच्चों ट्रूथ टेबल होता है, वो पता होना चाहिए, बाकी सारे काम बहुत आसान है। तो यहां पे अगर हम थोड़ा सा ट्रूथ टेबल देखें, बिल्कुल सिंपल है, उतना कोई टेक्निकल जो है प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। तो क्या है मेरे बच्चों ट्रूथ टेबल इसका? सो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज P डबल इंप्लाइज Q। चलिए जी, ठीक है बेटा। तो अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू होगा बाय रूल। अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो भी ये फॉल्स होगा। और अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी ये फॉल्स होगा। अब बात समझिए। तो जो डबल इंप्लीकेशन है वो क्या कहती है? अगर P और Q दोनों एक जैसे हैं, आइदर ट्रू बोथ और बोथ आर फॉल्स, तो जो बाई कंडीशनल है, जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगा वो कंफर्म मेरे बच्चों ट्रू बनेगा। और अगर उनकी नेचर अलग अलग है, मींस यहां पे देखिए दोनों की नेचर सेम है, ट्रू 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 बन रहा है, दोनों की नेचर सेम है, फॉल्स फॉल्स तो भी ट्रू बन रहा है। अच्छा, एक ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स बनेगा, एक फॉल्स दूसरा ट्रू तो भी फॉल्स बनेगा। तो क्या मैं कंक्लूजन निकालूंगा यहां से कि जो बाय कंडीशनल लॉजिकल कनेक्शन है, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ P एंड Q आर आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। लेकिन दोनों, अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो बाय कंडीशनल हमेशा फॉल्स बनता है, ये रूल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैथमेटिशियंस ने डिफाइन हमें किया हुआ है मेरे बच्चों। दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल, मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। बस एक बार आपको जो मैथमेटिकल कनेक्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इन पांचों की क्या डेफिनेशंस हैं और क्या इनका ट्रूथ टेबल है, ये बनाई कैसे जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने ये फिफ्थ वाला बनाया तो फोर्थ को एक्सटेंड करके बनाया जो कंडीशनल था। अब फोर्थ अगर आपको अच्छे से समझ में आता है और इसमें मैंने एंड का इस्तेमाल कर लिया, कंजंक्शन का इस्तेमाल कर लिया, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आता है तो फिफ्थ वाले को आप इजीली बना सकते हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्पेशली इन सब चीजों का बहुत जबरदस्त तरीके से यूज होता है। मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया सिर्फ 3 थ्योरीज हैं जिनसे हम मैथमेटिक्स पे वर्क करते हैं प्रूफ करने के लिए किसी भी चीज को, उनमें से 2 यहां से बनती है। समझ गए ना? मेथड ऑफ डायरेक्ट या कंट्रापोजिटिव मेथड यहीं से डेवलप होता है मेरे बच्चों। खैर धीरे धीरे आप सीखेंगे,
हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये सब चीजें पता होंगी, लेकिन डोंट वरी, जिनको नहीं पता है उनके लिए हम लोग होते हैं। मतलब अपना नाम नहीं ले रहा हूं, जितने भी टीचर हैं अच्छा पढ़ाते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो टीचर से मेरे बच्चों उससे पढ़ना चाहिए जो आपको चीजों को समझा सकता हो, या जिसका पढ़ाया वो आपको समझ में आता हो। उसको कितना नॉलेज है, वो कहां से पास आउट है, ये चीजें जनरली मैटर नहीं करती। हाँ, ये थोड़ा बहुत मैटर कर जाता है कि सुधीर सर आप डीएससी का पढ़ा रहे हो तो आप डीएससी से पास आउट हो या नहीं, ये चीज मैटर कर जाती है। तो वो उस पर खैर मैं नो कमेंट है मेरा बच्चों, बाकी आप देख लीजिए। चलिए खैर, तो होप सो मेरे बच्चों यहां तक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। पहले मैं कुछ टॉपिक्स, जैसे यूनिट 1 है, टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा, फिर जैसे ही असाइनमेंट आएगा, हालांकि मेरे पास ये सर ने, सुजातो बाग सर ने यही चीज 2012 में भी पढ़ाई थी, तो 2012 के ही मेरे पास असाइनमेंट रखे हुए हैं, और होप सो मैं डैम श्योर हूं कि वही असाइनमेंट आएंगे, वही रिपीट होगा, कोई टेंशन नहीं है। बट फिर भी एक बार वेट कर लेते हैं, जैसे ही आता है मैं आपको असाइनमेंट्स लेने स्टार्ट करूंगा। लेकिन बी केयरफुल मेरे बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे असाइनमेंट आपको लिख लिख के दे दूं, बना के दे दूं और आप पेपर में कुछ कर देंगे। नेवर। आप बेसिक अच्छे से समझ लीजिए, किस चीज का क्या मतलब होता है, किस चीज पे कैसे काम करते हैं। ये ग्रेजुएशन नहीं है कि आप कुछ भी लिखेंगे पास हो जाएंगे, यहां बिल्कुल नहीं होते हैं पास, यहां पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो एक बार अपने सीनियर से पूछ लीजिए, अगर आप मुझे अपना सीनियर नहीं मान रहे कि सर अब तो आप टीचर बन गए तो आपको सीनियर नहीं मानेंगे हम, तो आपके जो रिसेंटली सीनियर है उनसे पूछ लीजिए। हां, ऐसा जरूर हो सकता है वो कह दे कि बेटा आप किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, वो मैं मान सकता हूं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो करना है वो डे 1 से करते हुए चलिए, ये मेरा कंसर्न है, आपसे रिक्वेस्ट है, एज ए सीनियर नॉट एज ए टीचर। चलिए खैर मेरे बच्चों, होप्स तो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।